नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट जून 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो अगर बात करें वो कन्नड़ लेखिका जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीता गया है, तो इनका नाम है बानो मुश्ताक। अच्छा, बानो मुश्ताक के द्वारा जो है वो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता गया है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें बानो मुश्ताक की, तो इनकी एक लघु कहानी है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, इस बात को आपने याद रखना। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनको हार्ट लैम्प के लिए मिला, तो ये जो बुकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर बात करें मेन बुकर पुरस्कार की, तो ये साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत की, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में हुई है। अगर आप भी एचबीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपना एचबीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। आप किसी भी स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स हमसे ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, वो कौन है। देखिए, ओलंपिक जो मई 2025 में भी जो एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, इनको भारतीय मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक जो है वो प्रदान भारत में की गई है। तो ये इनका नाम है नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक भी लाया है और रजत पदक भी लाया है, मतलब कि गोल्ड मेडल भी लाया है और साथ में सिल्वर मेडल भी लाया है। तो ये जब इससे पहले ओलंपिक हुए थे 21 में, तो उसमें इन्होंने भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण लाया था। और अब जब दोबारा ओलंपिक हुए हैं 2024 में, जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए रजत पदक, सिल्वर मेडल लाया था। इसके बाद इनको जो है भारत में अब मानद लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनको कौन सी रैंक दी गई है। तो इनको मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की जो रैंक है वो दी गई है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जेवलिन थ्रो भाला फेंक खेलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो ये खाद्य पुरस्कार 2025 है, इससे जो सम्मानित किया गया है वो डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया। तो डॉक्टर मारिएंगला हरिंगा को जो है वो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ऐसा क्वेश्चन कभी कभार रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया वो डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया को सम्मानित किया गया, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ और इनको थोड़ा सा हम फास्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने एक कॉपी पेन ले लेना है और ईमानदारी से इनको लिख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि जून वाली जो टेट परीक्षा होती है, यहाँ पर करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। हाल ही में हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है। तो भारत में अभी हाल फिलहाल में जो है हाथी जो पालक है उनके लिए भारत में पहला जो महावत गांव बनाया गया है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का जो पहला हाथी पालकों के लिए भारत का पहला जो महावत गांव बना है वो तमिलनाडु बना है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना। तो इंदिरा सौर गिरी विकास जो जला विकासम योजना है वो किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना की सरकार के द्वारा चलाई गई है। देखिए, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रेवंत रेड्डी। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगर बात करें तो इन्होंने एक योजना चलाई है इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना। ये आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना किसने चलाई है। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में बन सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो इस योजना के तहत कितने जो है वो हॉर्स पावर मुफ्त सोलर पंप प्रदान किए गए। तो
5 से 7.5 हॉर्स पावर के जिनकी जो है 5 से 7.5 हॉर्स पावर उनकी जो है वो पावर थी, ये इतने मुफ्त सोलर पंप जो है वो प्रदान किए गए थे। तो इसके तहत जो है जो ये इंदिरा सौर गिरी जला विकास योजना है, इसके तहत मुफ्त सोलर पंप जो है वो किसानों को प्रदान किए, आदिवासी किसानों को। किसने? तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? रेवंत रेड्डी है। देखिए कुछ थोड़ी बहुत योजनाएं केंद्र की राज्य सरकारों की देख लेते हैं, जैसे कि एक राहवीर योजना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राहवीर योजना किसने चलाई? तो राहवीर योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा एक ज्योति योजना है। ज्योति योजना केरल राज्य की सरकार चलाती है। सीधा क्वेश्चन आता है कि ज्योति योजना किस सरकार की है? तो ज्योति योजना केरल सरकार की है। और पिंक ई रिक्शा योजना, तो पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, राहवीर योजना मध्य प्रदेश, ज्योति योजना केरल और पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र। वे तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको बेहतरीन तरीके से याद रखें। ये क्वेश्चन में आपसे परीक्षाओं में पूछ सकते हैं कि राहवीर योजना किस सरकार की है, ज्योति योजना किस सरकार की है, पिंक ई रिक्शा योजना किस सरकार की है। तो तीनों आपने नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की, तो इसको 22 मई को मनाया गया। इस बात को आपने याद रखना है। अब 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। हर दिवस की थीम तो होती है, और इस बार इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। इसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और जो सतत विकास जो है वो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और अंग्रेजी में बोले तो हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 अभी 22 मई को मनाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो देखिए CISF की मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, और ये CISF से आती है। तो पहली महिला अधिकारी बनी है गीता सामोता। तो गीता सामोता जो है वो क्या बनी है? तो गीता सामोता जो है वो मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला बन चुकी है, और इनका नाम है गीता सामोता। और अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसको नेपाल में ना सागर माता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल में किस चोटी को सागर माता कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। अगले जो करंट अफेयर की वीडियो आएगी वहाँ पे मैं एक चीज़ और कवर कराऊंगा कि सिरमौर जिले की एक छोटी सी लड़की, एक कॉलेज की जो है वो लड़की ने जो है माउंट एवरेस्ट को अभी फतेह किया है, उसका नाम क्या है? ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सिरमौर जिले के किस जगह की वो रहने वाली है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह, अब भारत के गृह मंत्री कौन है? एक क्वेश्चन यहाँ पे और मिल गया, अमित शाह जी है। अमित शाह जी के द्वारा E0 FIR पहल की शुरुआत कहाँ की गई? तो E0 FIR पहल की जो शुरुआत है वो नई दिल्ली में की गई, और मैं आपको थोड़े दिनों पहले ही बता चुका हूँ कि नई दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो तीसरी है, नहीं वो चौथी मुख्यमंत्री है। तो भारत की चौथी महिला मुख्यमंत्री है कौन? रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अगर बात करें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। देखिए ज्ञानेश कुमार जो है वो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगर बात करें ज्ञानेश कुमार की, इनको जो है इनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष या फिर उससे पहले, अगर तो 65 वर्ष की हो गया, 6 वर्ष है, या तो 6 वर्ष के लिए इनको चुना जाएगा, या फिर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी पहले, तो उससे पहले इनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो इनकी नियुक्ति जो करता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है भारत में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे डील करता है? तो 324 डील जो करता है वो करता है आपकी चुनाव आयोग से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन आप आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं कि किसे भारत का नया
सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है वो उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, उपेंद्र द्विवेदी भारत के थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अभी जम्मू कश्मीर के इनके दौरे हुए थे तो न्यूज़ चैनलों में इनके काफ़ी नाम चले कि उपेंद्र द्विवेदी जी जम्मू गए, वहाँ गए, तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी ही होगी। अच्छा, भारत के CDS है, अब नरेंद्र मोदी जी जब बैठक कर रहे थे तो भारत के CDS भी वहाँ पर बुलाए गए थे, तीनों सेनाओं के, मैं हेड कहूँगा CDS को, तो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो कौन है? अनिल चौहान है। और अगर बात करें भारत की वायुसेना प्रमुख की तो है अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। और अगर नौसेना प्रमुख की बात करें तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के क्या है? नौसेना की प्रमुख है। वायुसेना की प्रमुख अमरप्रीत सिंह है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है वो अनिल चौहान है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो अभी 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं इसमें हिमाचल प्रदेश के द्वारा 4 स्वर्ण पदक जीते गए, जिसमें कबड्डी की टीम ने भी एक स्वर्ण पदक भारत के लिए हिमाचल के लिए लाया है, तो हिमाचल की ने जो है वो 4 स्वर्ण जीते हैं, जिसमें से अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुल पदक राष्ट्रीय खेलों में कितने जीते थे? तो कुल पदक 16 जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण जीते हैं। अब अगले बार हो सकता है कि रजत पूछ ले, 3 सिल्वर जीते हैं और 9 कांस्य पदक जीते हैं। तो हिमाचल ने टोटल जो है वो 16 पदक जीते हैं राष्ट्रीय खेलों में, 4 स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत जीते हैं और 9 कांस्य पदक जीते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो कौन सा आयोजन स्थल था जहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय खेल खेले गए थे? तो हिमाचल प्रदेश ने जहाँ राष्ट्रीय खेल खेले या पूरे भारत के जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे ये उत्तराखंड में खेले गए थे, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और ये पदक आपको हमेशा याद रखना है कि 4 स्वर्ण, 3 रजत और 9 कांस्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो पुष्कर सिंह धामी है और ये यहाँ पर जो है वो आए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेधावी छात्रों का एक समूह फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करेगा? तो अभी जब ये यात्रा कर चुका है तो मैंने लिखा है यात्रा की। तो देखिए, जो हिमाचल के जो मेधावी छात्र जो टॉपर थे उनको हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा यात्रा करवाएगी, भ्रमण करवाएगा। अब कहाँ का भ्रमण करवाएगा? तो कंबोडिया और सिंगापुर। तो कंबोडिया और सिंगापुर का भ्रमण इनको करवाया गया था जो मेधावी छात्र थे। तो इस प्रकार की जो है वो बच्चों के लिए ऑफर यहाँ पर दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अगर आप मेधावी छात्र हो, आप टॉपर हो, तो एक समूह में आपका पूरा ग्रुप, जितने भी मेधावी छात्र हैं, आपको यात्रा करवाई जाएगी, भ्रमण करवाया जाएगा। तो कंबोडिया और सिंगापुर का भ्रमण यहाँ पे करवाया गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में कितने किसानों को लाभ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में एक योजना चलाई गई थी सुक्खू सरकार के द्वारा जिसका नाम था पुष्प क्रांति योजना। तो पुष्प क्रांति योजना के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के कितने किसानों को लाभ हुआ है? तो इस योजना के तहत 212 किसानों को जो है वो लाभ हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं कि पुष्प क्रांति योजना किस सरकार की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार की है और दिसंबर 2023 मतलब 2024 की शुरुआत तक 212 किसान इस क्रांति से लाभ उठा चुके थे। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन कि दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले विदेशियों की कुल संख्या कितनी थी? तो दिसंबर 2023 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले कुल जितने भी जो है वो कुल जो विदेशी थे, जो पर्यटन के माध्यम से भारत में आना चाहते थे, उनकी जो संख्या थी वो 0.63 लाख, मतलब कि 63,000 जो लोग हैं वो विदेशी नागरिक जो हिमाचल में आए थे। मतलब कि हिमाचल में जो है देखो, पर्यटन के लिए हिमाचल बहुत अच्छा है यार, जो भी बोले, घूमने के पर्पज़ से हिमाचल बहुत सही है। अगला क्वेश्चन की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको आप सेबी कहते हैं, कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, सेबी के 11वें अध्यक्ष, ये क्वेश्चन ना टेट परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है और किसी भी टेट परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर स्टार मार्क एक बार कर ले कि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसको आप सेबी कहते हैं, इसके जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो तुहिन कांता पांडे बने हैं। तुहिन कांत पांडे बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सेबी की बात करें तो सेबी का जो पूरा नाम है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत बार पूछी गई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो सेबी का
पूरा नाम है। और सेबी की जो स्थापना हुई है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन अधिनियम जो आया था सेबी का वो 1992 के तहत आया था। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका नरेगा, वो आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब के मुख्यालय भी कहाँ पर है, इन सब के मुख्यालय भी मुंबई में है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये तो देख चुके थे कि पद्म पुरस्कार कितने को मिले। आपने बोला सर 139, पद्मश्री कितने को मिला, पद्म भूषण कितने को मिला और पद्म विभूषण कितने को मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया था कि 7 को मिला है। अब किस किस को मिला है ये आपको पता नहीं था, ये मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो ये मिला है श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, इनके अलावा न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेर। तो जगदीश सिंह खेर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, इनको भी मिला है। इसके अलावा श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, तो श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया को भी यहाँ पर जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आज आ सकता है कि इनमें से किसको नहीं मिला, तो आपको सातों के सातों नामों का आइडिया एक बार जरूर होना चाहिए। एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको भी मिला है एम.टी. वासुदेवन नायर, लेकिन इनको कैसे मिला है, मरणोपरांत मिला है। और अगर बात करें श्री ओसामू सुजुकी, तो ओसामू सुजुकी विदेशी थे जिनको ये पुरस्कार मिला है और इनको भी मरणोपरांत मिला है। आपने देखा होगा जो सुजुकी कंपनी जो होती थी उसके ये हेड थे ओसामू सुजुकी, याद रखना है। और अगर बात करें एक और नाम है, इनको भी मरणोपरांत मिला है, श्रीमती शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत मिला है, ओसामू सुजुकी को भी मरणोपरांत मिला है और एम.टी. वासुदेवन नायर को भी मरणोपरांत मिला है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को भारत में 2025 में पद्म विभूषण मिला है, तो 3 को मिला है। नाम क्या क्या है तो भूलने नहीं है, एम.टी. वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। अगला क्वेश्चन कुछ आज के आखिरी क्वेश्चन की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की नई सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो देवजीत साकिया। तो देवजीत साकिया जी जो है इनको जो है वो बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है, सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो बीसीसीआई के जो सचिव बने हैं वो देवजीत साकिया जी बने हैं। अच्छा, अध्यक्ष कौन बने हैं, देखिए जय शाह के बाद अब जो है वो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बीसीसीआई का जो पूरा नाम है वो क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या बोलेंगे, बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूरा नाम है, ये भारत का जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है ये बोर्ड है और इसके अध्यक्ष है रोजर बिनी। अच्छा, आईसीसी के भारत से ही संबंध रखते हैं, कौन है, जय शाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का आखिरी क्वेश्चन कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। तो खो खो विश्व कप जो 2025 में होता है, इसमें जो है वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब भारत के द्वारा ही जीता गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अब खो खो का जो ये विश्व कप का जो पहला संस्करण हुआ था, पहला पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण हुआ, तो बोलेंगे सर पहला संस्करण हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ, मेजबान देश कौन था। तो खो खो विश्व कप का जो मेजबान देश था वो भी भारत था और आयोजन जो भारत में हो रहा था वो इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में हो रहा था। और इसमें जो जीत पाई थी वो किसने पाई थी, भारत ने ही पाई थी, भारत को ही मिली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत देखिए कई सारी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।